प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने नियंत्रण का अर्थ, परिभाषाएं और नियंत्रण की प्रमुख विशेषताओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम शेष बची हुई जो विशेषताएं हैं, जो नेचर्स है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में नियंत्रण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स के क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 7 विशेषता के बाद में जो 8वीं विशेषता है वह है लक्ष्य प्रधान, गोल ओरिएंटेड। नियंत्रण के लक्षण या विशेषताओं की जो 8वीं है विशेषता है वो है लक्ष्य प्रधान, गोल ओरिएंटेड। नियंत्रण लक्ष्य प्रदान है। वास्तव में नियंत्रण का उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट है वो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ओके, नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। नियंत्रण उद्देश्य नहीं बल्कि उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। नियंत्रण स्वयं उद्देश्य नहीं है, वह उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। एक विद्वान है, उनका नाम है अल-वानीज। उन्होंने लिखा है कि नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कार्य संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि नियंत्रण लक्ष्य प्रदान होता है, लक्ष्य प्रदान है। कंट्रोल इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। Objective of controlling is to be sure that actions contribute to the goal accomplishment. Okay, thus control is not an end itself; it is means to achieve desired results. अब नेक्स्ट है क्रियान्मुखी यानी एक्शन ओरिएंटेड। इसके अंतर्गत नियंत्रण क्रियात्मक या क्रियामुखी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या होता है? केवल वास्तविक कार्यों, एक्चुअल जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, का मूल्यांकन ही नहीं किया जाता, बल्कि इनकी परिमापों से तुलना की जाती है। जो स्टैंडर्ड्स तय कर रखे उससे तुलना की जाती है, उनसे कंपेयर किया जाता है, उन परिमापों के बराबर लाने का प्रयास भी किया जाता है। ओके, ये भी काम किया जाता है क्या? जो स्टैंडर्ड्स है, जो परिमापों के बराबर लाने का प्रयास किया जाता है। जब तक वास्तविक परिणाम में सुधार कर परिमापों के अनुरूप नहीं कर लिया जाता, तब तक नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो पाती। ओके, कंट्रोल इज एन एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन। इट इज इम्प्लाइज टेकिंग सम करेक्टिव एक्शन टू अचीव डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ओके, taking suitable action for correcting the deviations from desired performance is the assurance of control. Thus, it is essence is in determining whether the activity is achieving the desired results. नेक्स्ट विशेषता है प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य यानी चरण, लास्ट फंक्शन या स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इसके अंतर्गत क्या होता है कि नियंत्रण कार्य प्रबंध की प्रक्रिया का अंतिम कार्य या चरण है। ओके, सबसे पहले नियोजन के बाद में संगठन, निर्देशन। तो सबसे जो लास्ट कार्य आता है वह नियंत्रण आता है यानी कंट्रोलिंग आता है। तो इस कार्य की सफलता प्रबंध की प्रक्रिया में पूर्ववर्ती सभी कार्य जैसे प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन या निर्देशन की सफलता पर निर्भर करता है। अगर वो कार्य, यदि ये सभी कार्य जो पूर्व में किए गए जैसे नियोजन, संगठन या निर्देशन सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं, तो नियंत्रण कार्य भी सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुल संपन्न हो जाता है। ऐसा नहीं होने पर नियंत्रण कार्य प्रबंधकों के लिए क्या हो जाता है? हेडेक बन जाता है, सिरदर्द बन जा सकता है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि नियोजन, संगठन या निर्देशन का कार्य सबसे पहले सफल होगा तो आगे नियंत्रण सफल होगा। अन्यथा ऐसा नहीं है तो प्रबंधकों के लिए एक हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट है विशेषता
नेक्स्ट विशेषता इसमें यह है कि भविष्योन्मुख यानी फॉरवर्ड लुकिंग, भविष्योन्मुख। इसका मतलब यह है कि नियंत्रण सदैव भविष्य से संबंधित होता है, आगे से संबंधित होता है। जो कुछ भूतकाल में हुआ उसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता, जो घटना घटित हो चुकी उसका उस पर नियंत्रण नहीं किया जाता, बल्कि भूतकाल से जो कार्य के आधार पर जो हो चुके हैं उनके आधार पर भविष्य के कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। प्रबंधक भविष्य के कार्यों में से हो सकने वाली गलतियों को रोकने का प्रयास करता है। प्रबंधक क्या करता है? भविष्य के कार्यों में हो सकने वाली गलतियों को रोकने का प्रयास करता है। It is a forward looking. Control is a forward looking. It is aim of future. It not only aims at correcting the correct performance but also provides standards for future performance. ठीक है। नेक्स्ट विशेषता इसकी नियंत्रण की वह है व्यक्तियों का नहीं, कार्यों का नियंत्रण। कंट्रोल नॉट फॉर ए मैन बट ऑफ एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत नियंत्रण व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता, बल्कि कार्यों यानी जो यंत्र है या उत्पादन पर किया जाता है। कार्यों पर नियंत्रण से व्यक्तियों के व्यवहार पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। कंट्रोल रिलेटेड टू चेकिंग एंड रेगुलेटिंग एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल goals. It does not aim at controlling human beings and their freedom. नेक्स्ट है नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं। कंट्रोल इज नॉट इंटरफियरेंस। ओके, इसके अंतर्गत नियंत्रण दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं है। इसका उद्देश्य दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करना ही नहीं होता। ओके, नियंत्रण दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं है, इसका उद्देश्य दूसरे के कार्यों में यानी कि इंटरफियरेंस करना नहीं होता है। इतना ही नहीं, नियंत्रण का उद्देश्य किसी भी अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स के अधिकारों में कमी करना भी नहीं होता है। नियंत्रण का उद्देश्य तो अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स के कार्यों को योजनाओं व लक्ष्यों के अनुरूप बनाए रखना होता है। कंट्रोल इज नॉट मीन फॉर इंटरफेयरिंग with others. It does not aim at reducing authority of subordinates. It is simply a means of ensuring actions of subordinates are in the with the desired result. Okay. लास्ट है नियंत्रण। एक नियंत्रण एवं नियोजन एवं नियंत्रण संबंधित है, यानी कंट्रोल एंड प्लानिंग आर लिंक्ड। हम ये भी कह सकते हैं कंट्रोल एंड प्लानिंग आर ट्विन्स। इसका मतलब ये हुआ कि नियोजन एवं नियंत्रण संबंधित है, यानी नियोजन एवं नियंत्रण आपस में संबंधित है। एक विद्वान है जिनका नाम है कुंज ओडोनेल कहते हैं, कुंज तथा ओडोनेल कहते हैं नियंत्रण नियोजन रूपी सिक्के के दूसरा पहलू है। नियंत्रण नियोजन रूपी सिक्के का दूसरा पहलू है। क्या कहते हैं? कुंज तथा ओडोनेल कहते हैं नियंत्रण यानी कंट्रोल और नियोजन यानी प्लानिंग रूपी सिक्के का दूसरा पहलू है। नियोजन के अंतर्गत उद्देश्यों का परिमाप निर्धारित किया जाता है। यह हमने जाना था पिछली वीडियो में। नियोजन का अंतर्गत क्या होता है? उद्देश्य या परिमाप निर्धारित किए जाते हैं और नियंत्रण के द्वारा यानी कंट्रोल के द्वारा कार्यों को उन उद्देश्यों या परिमापों के अनुरूप संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नियोजन यानी प्लानिंग से मार्ग निर्धारण किया जाता है और नियंत्रण मार्ग पर चलने से को प्रभावित करता है तथा उससे विचलित होने से रोकता है। नियंत्रण मार्ग पर चलने से प्रेरित करता है और उससे विचलित होने से रोकता है। इस प्रकार दोनों परस्पर संबंधित कार्य है। क्या है? कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर ट्विन्स। कंट्रोल इज वन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज टू इज प्लानिंग। या अन्य शब्दों में कह सकते हैं इन द अदर वर्ड्स कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर क्लोजली रिलेटेड। दीज फंक्शंस कैन नॉट बी सेपरेट। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में बी व्यू एज ए
blade as the blades of the pair of scissors. The scissors cannot work unless there are two blades. Without objectives and plans, control is not possible. तो इस प्रकार हमने जाना कि नियंत्रण की जो शेष बची हुई थी 8 से लेके 14 जो विशेषताएं थी उनका हमने अध्ययन किया। अब देखते हैं नियंत्रण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है नियंत्रण या नियंत्रण के कुछ सामान्य उद्देश्य कौन कौन से जो है इस प्रकार है। या अस्वस्थ होना कि कार्य नियोजन के अनुसार हो रहा है। ये नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या कि यह अस्वस्थ होना कि कार्य नियोजन के अनुसार हो रहा है। दूसरा है मानवीय संसाधनों का पर्याप्त सहयोग प्राप्त करना और कार्यों में समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन करना ताकि उत्पादन क्रियाओं को एकीकृत किया जा सके अथवा उत्पादन बढ़ाया जा सके तथा प्रति इकाई लागत में कमी लाई जा सके। मेन उद्देश्य ये है कि प्रति लागत इकाई में कमी लाई जा सके यानी खर्चों को कम किया जा सके। नेक्स्ट है नियोजन कार्य प्रणालियों से विचलनों का पता लगाना और उसमें क्या करना सुधार के लिए प्रयास करना। मेन क्या है उसमें जो भी है विचलन यानी डिविएशन है उनका पता लगाना और उसमें सुधार के लिए प्रयास करना। फिर नेक्स्ट हो सकता है कम से कम घिसावट करके मशीनों नियोजन औजारों का अधिकतम उपयोग करना। और नियोजन उत्पादन के अनुरूप कच्चे माल का संग्रह करना ताकि कच्चे माल में न्यूनतम पूंजी लगाई जा सके। इसके अलावा संस्था के उद्देश्य साधनों और प्रयासों आदि में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, कर्मचारी को अभिप्रेरित करना तथा उनके मनोबल को बनाए रखना, विकेंद्रीकरण को सफल बनाना, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता को समाप्त करना, कर्मचारी की त्रुटियों से संस्था की हानि से बचाना। इसके अलावा सुधारात्मक प्रयास लागू करना और लास्ट योजना के अनुसार निर्देश देना। इंग्लिश में देख सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल क्या हो सकते हैं जैसे टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान्स। दूसरा है इसका टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स मीन एंड एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा हो सकता है टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फिक्स्ड। इसके अलावा हो सकता है इसमें टू फाइंड आउट डिविएशन एंड ट्राई टू रिमूव दीज डिविएशंस। नेक्स्ट हो सकता है टू गेट द नॉलेज रिगार्डिंग क्वालिटी कॉस्ट एंड टाइम ऑफ वर्क परफॉर्म। और इसमें सातवां हो सकता है टू प्रिवेंट डिसऑनेस्टी एंड एस्टेब्लिश ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। फिर नेक्स्ट है इसमें टू मेंटेन फ्लो इन एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। फिर नेक्स्ट टू स्टॉप वेस्ट एंड टू मिनिमाइज टू कॉस्ट यानी कॉस्ट को क्या करना लागत को कम से कम करना। फिर हो सकता है टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सक्सेसफुल। फिर हो सकता है टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ किसको करना मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को कर्मचारियों को। फिर लास्ट है टू इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ओके हमने जाना नियंत्रण यानी कंट्रोल की जो विशेषताएं शेष थी उसके बारे में और जो नियंत्रण के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल के कौन कौन उद्देश्य कौन कौन से नियंत्रण के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नियंत्रण की आवश्यकता यानी महत्व नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। थैंक यू।